हमारे जराए यहां बता रहे हैं कि कल की मीटिंग के अंदर सिर्फ मुआशी हालात पे तबसरा किया गया और गौर किया गया और ये देखने की कोशिश की गई कि इस गंभीर हालात से किस तरह निकला जाए, किस तरह नेविगेट किया जाए कि कम से कम पॉलिटिकल कैपिटल लूज हो। ये फैसले कल किए गए कि इसाक डार साहब से गुजरे बगैर या उनकी नॉलेज के बगैर कोई भी अहम मुआशी फैसले जो हैं वो नहीं किए जाएंगे, यानी कि लंदन से बैठ के रिमोट कंट्रोलिंग की जाएगी और उनकी गो अहेड के बगैर कोई अहम फैसले नहीं किए जाएंगे, उनकी मुशावरत के बगैर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। साथ ही नाज़रीन ये भी फैसला किया गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब से 28% डिफर अदायगियों पर $2 अरब मिलने के ऊपर भी एक बार फिर काम करेंगे। इजलास में ये फैसला भी हुआ कि पाकिस्तान वापसी के फौरी बाद चीन का एक दौरा जो है वो प्लान किया जाएगा कि चीन से भी इन मुआशी हालात में बेहतरी के लिए मदद मांगी जाए। आने वाले दिन बहुत गंभीर लग रहे हैं। आज डॉलर एक बार फिर एक दफा फिर डॉलर की उड़ान देखी गई है। मजीद हमारी तारीख की बुलंद तरीन बेकदरी रुपए की देखी जा रही है। 192 तक डॉलर पहुंच चुका है, 192 रुपए तक। हालात तेजी से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लबो लहजे में और एक कंसिडर्ड ओपिनियन जो है लीगी रहनुमाओं की वो भी तेजी से तब्दील हो रही है। कल के इजलास में भी अक्सरियत का ये राय था कि पहले हालात को सुधार लें, बेहतरी की तरफ लेके जाएं और फिर इलेक्शंस की तरफ बढ़ें, मगर ये बड़े कंसर्निंग रीजंस हैं जो परसों कल और फिर एक दफा दोहराए गए कि हमारे हालात श्रीलंका से बेहतर नहीं है। अगर इसी तरह हम कंटिन्यू करते रहे तो विदाउट पुलिंग बैक द सब्सिडीज, विदाउट लिसनिंग टू द IMF, तो 2 से 3 माह के अंदर हम भी डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। हालात श्रीलंका से भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा एक वाजे चेंज देखा है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बातों में भी देखने को आ रहा है। पहले वो कह रहे थे कि हम आते ही सुधार करेंगे, अब उनका क्या मानना है, मुलाहिजा कीजिए। इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए, इसको जाने दें अवाम में। ये जाके जवाब दे लोगों को कि 4 साल की इसकी कारकर्दगी क्या है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। नवाज शरीफ को जब भी इलेक्शन हो 2/3 मेजॉरिटी दें ताकि वो पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से पाकिस्तान के लोगों की तकदीर बदले इंशाल्लाह। आपने सुना मरियम साहिबा ने कहा इमरान खान के गुनाहों का टोकरा अपने सर क्यों लें, गलती जो है वो शायद अब महसूस होने लग गई है रूलिंग कोएलिशन को बशमूल मुस्लिम लीग नून के। इस हुकूमत को हटा के हम जिस तरह आए और जिस तरह नजर आ रहा है कि अनप्लान्ड आए, कोई पॉलिसी एक्शन नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स जिसका जिक्र कल आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे थे, इन चीजों पर गौर फिक्र किया नहीं गया। शोर और वावेला पिछले 3.5 साल जरूर किया गया कि यह हुकूमत जो है हमें मुआशी एतबार से हमारा बेड़ा गर्क कर चुकी है और एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बार बार जिक्र करते थे शहबाज शरीफ साहब, मगर इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से वापस किस तरह लाना है ये किसी ने नहीं सोचा। इस पूरी कोएलिशन में से किसी एक जमात के पास लगता है ये होमवर्क नहीं हुआ। वहां मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, ये बार बार अब वार्निंग बेल्स जो है बजाई जा रही हैं, खतरात की घंटियां बजाई जा रही हैं। हालात इस संगीनी में मगर हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी भी कुछ अहम तरीन इंकशाफात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले उन्हें फौरी इंतखाबात या फिर मार्शल लॉ की धमकी दी गई थी और वो भी एक वजीर की तरफ से। सियासत की इस बेयकीनी और इक्तदार की इस छीना छपटी में हम ये देख रहे हैं कि कौम को लाले पड़े हुए महंगाई के, मुल्क दिवालिया होने के दर पर पहुंच रहा है और इन मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ फौरी इंतखाबात ही दिख रहा है, मगर ऑफ कोर्स वो फैसला भी होते नहीं दिख रहा। हम साबिक वफाकी वजीर अली जैदी साहब से बात करेंगे। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम इंकशाफ किया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक दिन कबल उनको धमकी दी गई थी, या तो फौरी इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं तो फिर मार्शल लॉ लग जाएगा। क्योंकि आप बड़े क्लोज रवाबित रखते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के सर्कल से भी, आपको पता है ये कौन था जिसने धमकी दी थी? ये तो उनको खुद बताना चाहिए कि इनको धमकी किसने दी थी। फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर अगर वो इस तरह की हमकाना गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये भी बता दें किसने धमकी दी थी। डरते कि वो नाम ले लें, और मैं कोई उनकी ज्यादा पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करता, उनको अपनी पॉलिटिक्स खुद नहीं पता क्या कर रहे हैं। यानी कि जो आपने अभी पूरा एक देखिए, मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूं। पहले आपके जो आपने सारा माशी एक जो बताया प्लान, पहले तो मुझे ये बताएं कि अल्ताफ हुसैन लंदन से चलाता था MQM, तो अब ये नवाज शरीफ भी लंदन से चला रहा है PMLN और पूरा मुल्क चला रहा है। यानी कि पाकिस्तान की पूरी काबीना
जहाज में बैठ के जा रही है एक कन्विक्टेड आदमी से मिलने, और वहां जाके वो जी मुशावरत हो रही थी माशी हालात कैसे ठीक होंगे, और वो जो दूसरा साथ बैठा हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी भागा हुआ है। ही इज ए डिफॉल्टर एंड वो भाग गया मुल्क छोड़ के। यहां से कब से भागा हुआ है? यहां कमर करता था, वहां कमर खराब है जी, मैं से चला नहीं जा रहा, उधर टैक्सी के पीछे भागते हुए उसकी वीडियो आती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया। अब मैं दूसरी बात आपसे करना चाहता हूं, देखें, अच्छा वो आपने कर लिया बिकॉज मैं डिस्कस, मैं सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा, मुझे आप 1 मिनट बल्कि उससे भी कम दे दें, मैं आपको बता दूंगा वैल्यू क्या थी अगस्त 2018 अगस्त में जब हमारी हुकूमत आई, क्या थी मार्च 30 2022 में 10 दिन पहले हमारी हुकूमत जाने से फिगर्स क्या थे। एक्सपोर्ट में 30% इजाफा था, यानी कि 24.7 बिलियन से मार्च में 32 बिलियन पे पहुंच गई थी। रेमिटेंसेज में 60% इजाफा था, यानी कि 19.6 बिलियन डॉलर्स आती उस वक्त आती थी, 31.3 बिलियन यूएस डॉलर्स पे पहुंच गई। इंपोर्ट्स में 28% कमी थी, करंट अकाउंट डेफिसिट में 22% कमी थी, और भी कम होती वो तो कोविड और वो सारा कुछ हो गया, उससे और ज्यादा भी हो चुका था। टैक्स कलेक्शन जिससे मुल्क चलता है 60% इजाफा था, 3.8 ट्रिलियन रुपीस कलेक्ट हुए थे, इधर जनाब 6 ट्रिलियन क्रॉस कर गए हैं, 6.1 ट्रिलियन क्रॉस कर गए हैं। स्टेट बैंक के रिजर्व्स 77% इंक्रीज थी, 9.8 बिलियन पे मिले थे, और 17 बिलियन बिफोर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे हम छोड़ के गए। उस वक्त भी जब गए उस वक्त भी 11.5 बिलियन थे। जीडीपी ग्रोथ, पूरी दुनिया में मैसिव इन्फ्लेशन आई हुई है कोविड की वजह से, लॉजिस्टिक चेन सप्लाई तबाह हुई हुई थी, साउथ एशिया में सारी तबाही है, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान में हर जगह तबाही, आप सिर्फ फिर भी 5.5% ग्रोथ के ऊपर छोड़ के गए। हर चीज में इजाफा था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा। सिर्फ टैक्स रिफंड्स देख लें, 154.7 बिलियन रुपीस 2018 अगस्त, ये इनके फिगर से। हमारे हैं 322.6 बिलियन रुपए जो लोगों के और बिजनेसेस के टैक्स रिफंड होते हैं। वीट प्रोडक्शन 9% ज्यादा, राइस प्रोडक्शन 25% ज्यादा, मेज प्रोडक्शन 64% ज्यादा, शुगर केन माने गन्ना 6.5% ज्यादा, शुगर प्रोडक्शन 15% ज्यादा, डैम्स 6 इनिशिएट हुए हुए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 45% इंक्रीज कर गई। हर चीज के ऊपर आपने हमारा हुकूमत का हिसाब किताब, उसके बावजूद के 2 साल कोविड के थे, उसके बावजूद के ये टीवी के ऊपर बैठ के कंसिस्टेंटली झूठ बोलते रहे, ये जो आते रहे ये इनके जो सो कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मैं आपको आपके टीवी पे चैलेंज कर रहा हूं, इनके वजीर खजाना को मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरे शहर का है, मेरे सामने इलेक्शन भी लड़ा था ना, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं कि मुझ पे लॉ सूट करे। एक सेकंड मेरी बात सुन लें, जो मैं कहने लगा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं मिफ्ता इस्माइल को कि मुझे कोर्ट में लेके जाए डिफेमेशन पे। ये इसकी इस्माइल इंडस्ट्रीज अफगानिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग पे डायरेक्टली मुलव्विस है। आई एम चैलेंजिंग इट। ये आपके वजीर खजाना है, इसके बिजनेस ऐसे ऊपर चले गए, कैंडी लैंड पता नहीं कहां पहुंच गई, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो जा रहा है, और टीवी के ऊपर बैठ के झूठ बोल के रोता था। तीसरी चीज जो मैं आखिरी कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा अफसोस है कि जो हमारे मीडिया के कुछ लोगों पे ये बैठ के, ये इन लोगों का जिनका सोशल बायकॉट होना चाहिए था, जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही की, हम नहीं कह रहे हम परफेक्ट है, हमारे में भी गलतियां थी और हाईलाइट करते गए, आपने भी की, सबने, वो जी बैठ के टीवी के ऊपर बड़े बड़े वो इंटरव्यू दे रहे हैं ऐसे बैठ के, जिन्होंने इस मुल्क को लूट मार के नोच के खून इसका चूसा, वो टीवी पे इंटरव्यू बैठ के ऐसे दे रहे हैं। और वो कल वो बैठ के आसिफ जरदारी साहब, साहब तो पता नहीं क्यों बोलूं, वो कह रहा जी मेरे पास हर मर्ज की दवा है, जो मर्ज तुमने सूबा सिंध को लगाया है उस मर्ज की तो दुनिया में दवा नहीं मिल रही, तुम्हारे पास किधर से दवा है? पानी यहां नहीं, बिजली यहां नहीं, लॉ एंड ऑर्डर यहां नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहां नहीं, रोड तुमसे बनती नहीं, ऑरेंज लाइन 6 पता नहीं किलोमीटर की तुमसे नहीं बनी, वो हमने ग्रीन लाइन बना दी, वाटर पानी हम लेके आ रहे हैं, यानी कि वो K4, सर्कुलर रेलवे हम चला रहे हैं, कचरा फेडरल गवर्नमेंट उठाए सड़कों पे, रोडें सड़े फेडरल गवर्नमेंट बनाए, ब्रिज फेडरल गवर्नमेंट बनाए, और सारा का सारा तुम ये जो प्रोविंशियल जो होता है, जो फंड होता है, उसकी जी वो मीटिंग ही नहीं हुई जी 15 साल से, खा रहे हैं पैसे बैठ के। ये डाकू इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए राज, और इस मुल्क में आज 70% काबीना बेल के ऊपर बाहर बैठी हुई। मैं तो आई एम टेलिंग यू, इतना मुझे अफसोस होता है देख के।
और वो बेदी साहबदार साहब- जिसने दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग कर करके महलात बनाए, वो मुल्क चलाएगा पाकिस्तान में लंदन से बैठ के।